अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार राजा फैसल साहब। साथ ही हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर ग़ुलाम रसूल बलोच साहब। जी आर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। और दिफ़ाई तज्ज़िया निगार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं उस डेवलपमेंट के बारे में जो देखते ही देखते इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली ख़बर बन चुकी है। गुज़श्ता रोज़ यकायक ये ख़बर आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो एक बड़े डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ पहुँचे हैं, उन्होंने सऊदी अरब से ये अहकामात जारी किए हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कि इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया जाए। सऊदी अरब के फ्लैग्स और रोशनियों से शहर जगमगा उठा। सब की नज़रें लग गई इस्लामाबाद पर और रियाज़ पर कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। और फिर ये तफसीलात आई कि एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पा गया है। और अब ये एक ऐसी टर्म है जिसके हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, ख़दशात मौजूद हैं। पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। ख़ास तौर पर इंडिया और इज़राइल, ये दो मुल्क कम अज़ कम ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर शॉक वेव्स पहुँची हैं इस डिफेंस एग्रीमेंट के और अपने अपने मतालिब निकाले जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट एक पैक्ट और एक ट्रीटी की हैसियत रखता है, लीगली बाइंडिंग है? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के दिफा में मैदान जंग में नज़र आएंगे या फिर ये सिर्फ सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत तक महदूद रहेगा? पाकिस्तान यकीनन एक बड़ा डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड मई 2025 के बाद कर चुका है। जो कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के दरमियान अपना मिलिट्री मसल और मिलिट्री माइट उसको इस्टेब्लिश किया पूरी दुनिया के सामने, आज हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हाथों हाथ लिया जा रहा है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की ट्रैजेक्टरी बेहतरीन नज़र आती है। चाइना के साथ पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, बड़ा कॉशियस होकर ये मामलात लेकर चल रहा है आगे। और अब सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इतना एतमाद का इजहार, इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में बात होगी। गुफ्तगू का आगाज़ जी आर बलोच साहब आपसे करेंगे। ज़रा हमें समझाइए, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात मौजूद हैं। अगरचे हमने देखा जो सऊदी वज़ीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, उन्होंने ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा जो भी हमारे ख़िलाफ़ मैदान में होगा या जो भी दुश्मन होगा उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे मैदान में नज़र आएंगे। ये एक सवाल चल रहा है, ये एक आम मुआहदा है दो पार्टीज़ के दरमियान या एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी या पैक्ट की हैसियत रखता है? जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का आर्टिकल 5 चार्टर का ये कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला, और अगर एक पर हमला होगा तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। क्या ये उस किस्म का मुआहदा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों से के लिए उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हमें सर सुजूद होना चाहिए कि ये नहीं कि किसी एक कंट्री या बी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है। असल चीज़ ये है कि आप इस्टेब्लिश्ड हो गए, आपको दुनिया ने मान लिया है। एक मजबूत अस्करी ताकत, एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और अल्लाह का बड़ा करम कि आप उस कंट्री के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे का हिस्सा है जो कि जिसका सरबराह अपने को खादिमिन हरमैन शरीफीन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक है फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसको टर्निंग पॉइंट इन आवर हिस्ट्री कहता हूँ। इसलिए कि जब पाकिस्तान को हमने बनाया या अल्लाह ने हमें ये सताअत की दी और विजन दिया हमारे लीडर्स को कि ऐसा मुल्क जो है वो वजूद में लाया जाए या डिमांड की जाए जो कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर, उसके बनने के बाद जो पूरी कहानी 70 साल की जिसमें नशीब व फराज आते रहे, हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हमारे खिलाफ अभी भी हैं मौजूद, लेकिन अल्लाह ने जो आपको और हमें जो फतह नसीब फरमाई मई में, उसके बाद आपका एक वज़न, आपका एक मयार, और फिर सबसे अहम चीज़ ये वो जो कहते हैं ना कि जब तक कि लोहा आग में से नहीं गुजरता तो वो सोना नहीं बनता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस आग से गुजरे और आज आप सोना बन के दुनिया में खड़े हैं, और उस सोने को आप और हम क्या कोई भी लेने को तैयार होता है।
تو وی ہیو ایمرج ایز اے کریڈیبل کنٹری. وی شوڈ بی, ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی تدبر کرنا مطلب تدبر کے ساتھ اس کامیابی کو سمیٹنا چاہیے, تکبر کے ساتھ. تو اب تدبر کا جو ہے وقت ہے, تکبر کا نہیں ہے جس طرح باقی ہمارا دشمن کرتا ہے. تو اللہ نے جو کامیابی کی ہے اس کو ہمیں, پوری قوم کو, ہماری لیڈرشپ کو تدبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سینے سے لگانا چاہیے. اور وہ جو جوابداریاں آپ کے کندھے پہ آئی ہیں اب, ناؤ my worry is not what happened in the past, what is now on your mind and on the shoulders of this great country and great nation. اس کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے اپنے نوجوان کو, اپنی لیڈرشپ کو, اپنے سسٹمز کو, اپنے میڈیا کو, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو, اسمبلیز کو, اور انشاءاللہ پاکستان آرمی کو بھی اسی طرح سے ایک اسٹریٹجک ریجنل اینڈ گلوبل پاور کے طور پہ ابھر جو گئی ہے اس کو ہم نے مزید کنسولیڈیٹ کرنا ہے. سو ناؤ ان اے وے فیکٹ یہ ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ دنیا فلکس میں ہے, ایک نیا نظام عالمی جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے, اور اس میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون کیا جو ہے وہ رول ادا کرے گا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تاریخ نے یہ آپ کو رول ادا کر دیا کہ آپ اس سرزمین کا دفاع کریں گے جو کہ آپ کے وجود اور آپ کے ہونے کا سبب ہے. اس سے بڑھ کے بڑا اعزاز آئیڈیالوجیکلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, عسکری نہیں مل سکتا. آئی شور انشاءاللہ کہ ہماری قوم, ہماری لیڈرشپ اس جوابداری کو اٹھا کے آگے چلے گی, اور انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا اور انشاءاللہ مسلمانوں کی عزت اور تکریم اور آگے بڑھے. صحیح. بلوچ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. نصر اللہ ملک صاحب, آپ ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس خبر کو بریک کرنا شروع کیا, رپورٹ کرنا شروع کیا. اب ایک ملک ہے, اس کے 78 سے 80 ارب ڈالر سالانہ دفاعی بجٹ ہے. دنیا میں ڈیفنس امپورٹس کے حوالے سے پہلے یا دوسرے نمبر پر ہوتا ہے. ایک ایسے ملک کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے, بلکہ ہو چکی ہے. کچھ جزیات, کچھ تفصیلات آئیں سامنے, کیونکہ یہ ایک بڑا ویگ ٹرم ہے. ان ورڈ ٹرمز ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے. دوسرے شعبوں میں یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کس طریقے سے ریفلیکٹ کرے گی, انرجی, پیٹرولیم, جو ہیومن ریسورس ہے اس کے شعبے میں, تو یہ کوئی تفصیلات آئی ہیں آپ کے پاس ابھی تک؟ بہت شکریہ عیسیٰ صاحب. جیسے کہ بلوچ صاحب نے میرے خیال میں بڑی تفصیل سے اس پورے معاہدے کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو یہ عزت اور پاکستان کو یہ مرتبہ ملا کہ پاکستان اور سعودی عرب اس ایگریمنٹ پر آئے, اس معاہدے میں آئے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ میں آ گئے ہیں. اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے مطابق نہ صرف یہ تصور کیا جائے گا کہ کسی ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا, یا جارحیت کسی ایک ملک کے خلاف ہوگی تو وہ دونوں ممالک کے خلاف جارحیت ہوگی, بلکہ اس سے آگے اس معاہدے کے نتیجے میں جو پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور جو معاشی ہمارے جو آپ کے دونوں ممالک کے تعلقات ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری کا مسئلہ ہو, پاکستان کی معاشی مشکلات ہوں, سعودی عرب کی دفاعی ضروریات ہوں, ان تمام کو یہ پورا جو معاہدہ ہے وہ اس کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی اس ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کے حکام کے مابین, اور بڑا بنیادی کردار ادا کیا خواجہ پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے. اور خاص طور پہ عیسیٰ صاحب جب یہ پاک بھارت جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں جس طریقے سے اللہ نے پاکستان کو فتح دی اور ہندوستان کے جو ناپاک عزائم تھے وہ خاک میں ملے, اس کے بعد سے پاکستان کو آپ دیکھیں سفارتی سطح پہ اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو عالمی سطح پہ تسلیم بھی کیا. اور جس طرح ویسٹرن میڈیا نے بھی پاکستان کے بارے میں لکھا اور پاکستان کے بارے میں بات کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. بالکل بلوچ صاحب نے درست کہا کہ یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ریجن کے حوالے سے. پاکستان اور سعودی عرب کے جو تقریباً 8 دہائیوں پر مشتمل تعلقات ہیں ان میں بھی یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے اس ایگریمنٹ پر, اس ڈیفنس معاہدے پر جو ہے انہوں نے دستخط کیے ہیں, اور اس بات کو اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاشی سطح پہ اسٹریٹجی اور پلاننگ کے لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے اور سعودی عرب پاکستان کے دفاع کے لیے
ہر ممکن اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن کچھ پلس پوائنٹس ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہیں اور کچھ پلس پوائنٹس سعودی عرب کے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ ہمیں سعودی عرب سے مین پاور نہیں درکار, ہمیں ان سے فوجی نہیں درکار, ہمیں ان سے ڈیفنس ایکوپمنٹ نہیں درکار. پاکستان جہاں پر لیگ بیہائنڈ کرتا ہے وہ ہے فائنینسنگ دا وار. اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ چھڑتی ہے بھارت کے ساتھ یا کسی بھی اور ملک کے ساتھ تو پاکستان کو جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے, پیٹرولیم کی ریکوائرمنٹ ہے, فائنینسز کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اب سمجھ یہی آتی ہے کہ سعودی عرب ہماری جو ضروریات ہیں وہ پورا کرے گا ایسی کسی صورت میں, اور ہم جو دیگر ٹرمز ہیں ان میں ان کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں نقوی صاحب, جیسا کہ پاکستان کو ہمیشہ سے سعودی عرب نے سپورٹ کیا ہے. اگر آپ پیٹرولیم کی بات اگر کریں کسی بھی مشکل وقت میں, آپ کو پتہ ہے ہماری پیمنٹس ڈیفر ہوتی رہی, اور پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے سعودی عرب نے اسی رویے کا مظاہرہ کیا کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی سعودیہ پاکستان کے ساتھ آن کھڑا ہوا ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیفنس کے معاملات میں ہمیں جو فائنینشیل کرائسس کبھی آتے ہیں اس میں بھی سعودیہ سپورٹ کرے گا. اور اگر آپ آئیڈیاز 25 کی ہم بات کریں جس میں پاکستان نے اپنے تمام جو دفاعی ساز و سامان ہیں اس کو پیش کیا, اس پہ جو انٹرسٹ شو کیا گیا تھا خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے ممالک کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے, کہ پاکستان نے پچھلے ان چند سالوں کے دوران اپنے دفاعی ساز و سامان میں جس تیزی کے ساتھ جس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا ہے وہ اب دنیا کے لیے بھی حیران کن تھا. بلکہ بعض چینی کمپنی بھی اس بات پہ جو ہے وہ اقرار کر رہی تھی کہ پاکستان نے اس میں خاصی پیش رفت کی ہے. تو پاکستان اور سعودی عرب اگر اس جائنٹ وینچر میں اس معاہدے میں آنے کے بعد دونوں ممالک کے لیے ان کی دفاعی صلاحیت بھی مضبوط ہو جائے گی. سعودی عرب بھی اپنے دفاعی لحاظ سے کافی کام کر چکا ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے اپنی فضائیہ کا جو ہے وہ دنیا کے سامنے کئی بار کیا بھی ہے. لیکن آپ کو زیادہ بہتر جو ہے وہ سالک صاحب بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے اور سعودی عرب کے مابین جو ڈیفنس روابط رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے ہاں جو ٹریننگ کا اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج پروگرام رہا ہے اس میں پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کی بھرپور مدد کی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے اور سعودی عرب کے لیے دونوں ممالک کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ایسا سنگ میل ہے جس کی بنیاد پہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو دفاعی لحاظ سے, پاکستان کو اس ریجن میں پالیسی میٹرز کے حوالے سے اور پاکستان کو معاشی معاملات کے حوالے سے ایک بھرپور سپورٹ ملے گی. صحیح. سمریز سالک صاحب, پوری دنیا اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ جو پریس ریلیز ہے, جو اعلامیہ ہے, جو جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا اس میں تو تفصیلات موجود نہیں ہیں. ہمارے سامنے تو صرف ایک ٹرم ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. لیکن اس کو جو میں ویسٹرن میڈیا کو دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے وہ رپورٹ کر رہا ہے تو لگتا یہ ہے, وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک نیوکلیر امبریلا سعودی عرب کو مل گیا ہے. پاکستان ایٹمی تحفظ کرے گا سعودی عرب کا. یہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ پوری دنیا میں مختلف ممالک کے درمیان ڈیفنس ٹریٹیز ہوتی ہیں, پیکٹس ہوتے ہیں, یہ اسی طرز کا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا پاکستان کے میزائلز جو انڈیا کے خلاف استعمال ہوئے تھے اب ہم ان کی ڈپلائمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں؟ فتح 1, فتح 2, شاہین, بابر, غوری, یہ میزائلز اور پھر پاکستان کا ڈیفنس ایکوپمنٹ, اور یہ خاص طور پر جو نیوکلیر امبریلا کی بات ہو رہی ہے اس پہ آپ کا کیا خیال؟ عیسیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. سب سے پہلے امبیسڈر جی آر صاحب کا شکریہ, نصر اللہ ملک صاحب کا شکریہ, انہوں نے بہت اچھا احاطہ کیا اس پوری سچویشن کا. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو تعلقات ہے سعودی عربیہ کے ساتھ وہ تقریباً 8 دہائیوں پہ محیط ہیں, اور اس پیریڈ میں کئی ہمارے ایسے ایگریمنٹس ہوئے جب کہ ہم نے سعودی عربیہ کی مدد کی ان کے دفاع کے لیے. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ دونوں ملکوں کی جو طاقت ہے وہ ڈفرینٹ ڈومینز میں ریزائڈ کرتی ہے. ہماری طاقت ریزائڈ کرتی ہے دفاعی قوت میں, ویئر ایز ہماری ولنریبلٹی ہے اکنامک اسٹیبلٹی میں, اور سعودی عربیہ کی جو ہے وہ طاقت ریزائڈ کرتی ہے اکنامک اسٹیبلٹی میں, پیسے میں, آئل میں, اور ان کی جو ولنریبلٹی ہے وہ ہے دفاعی قوت میں. سو یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں رسپیکٹو ڈومینز میں جب کبھی اس طرح کی کچھ سچویشن آئے. اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر جیسے آپ نے کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ بہت انڈر ڈسکشن ہے آل اوور دا ورلڈ. ڈیفینیٹلی انڈیا, اسرائیل اینڈ امریکہ اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے, لیکن دوسری طرف مسلم ممالک ایران, چائنا,
اس کو میرے نزدیک بہت اچھی نظر سے دیکھیں گے. پاکستان کے لیے یہ قابل فخر بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ ہمارا وہ سفر جو مئی 2025 میں شروع ہوا تھا, جس کو میں کہتا ہوں اسٹریٹجک ری برتھ آف پاکستان, وہ جو ہے اس کی کنٹینویشن میں دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہی ہے, اور ایک بہت امپورٹنٹ مسلم کنٹری جو سب سے بڑا مسلم ملک ہے طاقت کے لحاظ سے, سائز کے لحاظ سے عرب ورلڈ میں, وہ ریلائی کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اپنے دفاع کے لیے. دیکھیں عیسیٰ صاحب, بہت بڑی ایک چینج آئی ہے. ماضی کے جو ہمارے ایگریمنٹ سے سعودی عربیہ کے ساتھ, اس وقت یہ تھا کہ سعودی عربیہ ریلائی کر رہا تھا یو ایس پہ, اور سارا اکوپمنٹ ابھی بھی ان کے پاس انہی کا ہے. لیکن یہ جو قطر کے اوپر جو ایکشن ہوا ہے, اس کے بعد عرب ورلڈ میں ایک فکر ہے اور ایک ہیجانی کیفیت ہے کہ وہ کتنا ریلائی کر سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ. یہ جو سچویشن ہے یہ ماضی سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. جو آپ نے بات چیت کی کہ ہم کس طرح کا کور پرووائڈ کریں گے, میزائلز, کنوینشنل میزائلز, ڈیفینیٹلی ہم سوشل میڈیا پہ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے کہ کچھ میزائلز جو ہمارے وہ اسٹیشن ہوں گے سعودی عربیہ میں, بیکاز بیسیکلی سعودی عربیہ کو تھوڑا خطرہ تو اسرائیل سے ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے دوحہ کے اوپر اسٹرائک کیا ہے وہ سعودی عربیہ کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہ کرتے. جہاں تک بات رہی نیوکلیر کور کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ جو ورلڈ پاورز ہیں وہ الاؤ نہیں کریں گی کہ نیوکلیر پرولیفریشن. نیوکلیر کور پرووائڈ کرنا مینز کہ سعودی عربیہ میں کچھ آپ کے اپنے ایسٹس کو پلیس کرنا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت جلدی ہے ان چیزوں کے اوپر کمنٹ کرنا, اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو. دوسرا عیسیٰ صاحب میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا, اس طرح کے ایگریمنٹس کا صحیح ٹیسٹ تب آتا ہے جب خدا نخواستہ کوئی سچویشن آئے, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ملک اپنا پورا ریزالو ڈسپلے کریں گے. لیکن جو جنگ ہے اس کے اس وقت دو مین ڈومین ہے. ایک ہے کنونشنل جنگ, جس میں کہ ظاہراً ڈکلیئر کر کے کوئی بندہ آپ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایگریشن ہے, اور دونوں ملک کمبائن ہوتے ہیں آپس میں ایکٹ آف وار یا ایگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن ایک دوسری ڈومین ہے جو آج کل زیادہ پریولنٹ ہے, وہ ہے انکنونشنل ڈومین, جس میں کوئی ڈکلیریشن نہیں ہوتی وار کی, کوئی جو ہے وہ ڈکلیئر وار نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود اس سے نیچے رہتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کنٹری کو بہت زیادہ ہرٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, جس کا سامنا ابھی ہم کر رہے ہیں بلوچستان میں اور KPK میں. یہ جو ڈومین ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ وہ کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں چاہے اسرائیل ہے چاہے انڈیا ہے, وہ زیادہ ریلائی کریں گے سیکنڈ ڈومین آف وار میں, جس میں دیر از نو ڈکلیئرڈ وار, ایز سچ ایگریشن نہیں ہے, لیکن وہ انکنونشنل ڈومین میں ٹارگٹ کنٹری کو ہرٹ کریں گے. دیر از اے لاٹ ٹو آسک, بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, اور راجہ فیصل صاحب آپ کی اجازت سے, کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ امبیسڈر صاحب کو کہیں جانا ہے, تو میں ذرا ان سے ایک رائے لے لوں. NPT کا تذکرہ کیا, ایٹمی عدم پھیلاؤ, نان پرولیفریشن ٹریٹی. پاکستان نے بھی یہ پوزیشن لی تھی امبیسڈر صاحب جب آکس الائنس بنا, آسٹریلیا کو نیوکلیر پاورڈ سب میرینز فراہم کرنے کی بات آئی امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے, تو پاکستان نے یہ پوزیشن لی تھی کہ ایک نان نیوکلیر کنٹری, اس کو نیوکلیر پاورڈ سب میرینز نہیں فراہم کی جا سکتی. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نیوکلیر کور کی, نیوکلیر امبریلا کی, اس کو پوری دنیا کس طریقے سے دیکھے گی؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ آج کل جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اسٹریٹجک ایگریمنٹ, اور پاکستان کو میں اس لیے پوائنٹ آف ریفرنس کر رہا ہوں کہ وہ ایک کنونشنل اور نیوکلیر پاور ہے. لہٰذا اگر ہم کسی نان نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ, میں بغیر نام لیے ہوئے کہتا ہوں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں نے کیا ہوا ہے میوچل ڈیفینس کا, جس میں نیٹو کے آرٹیکل 5 کے طرز کے اوپر ایک پروویژن ہے جو کہ اشارہ مل رہا ہے, ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ایکسٹینڈیڈ دا امبریلا, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ, بیکاز اب میں ایز اے اینالسٹ کہوں گا کہ اگر وہ امبریلا آپ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کا جو میوچل ڈیفینس کا ایگریمنٹ ہے اس میں ایک جھول ہوگا, ایک ہول ہوگا. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو پرووائڈ, اینڈ آئی تھنک آئی ول ناٹ چو مائی ورڈس, the umbrella which was extended to our friends in the Gulf, especially Saudi Arabia and other countries.
It had not one but several holes. Those holes were used by Israel. That is why it hit Qatar. Now they would definitely expect a umbrella which does not have any hole, and definitely that umbrella definitely includes all our capabilities. And I don't think Pakistan has any reason to stay back, not at all. The world powers have shown how much commitment they have for these treaties, how much they care about the Muslim lives. They don't care at all. Muslims are at their own, as we have seen in Gaza, as we have seen in Qatar, as we have seen in Kashmir. If that is the case, Muslim civilization must have its own nuclear umbrella. And I think yesterday was the beginning of that big dream that our great leaders that time, and I am not a political person, but definitely all those who were included in the conceiving the idea of a nuclear Pakistan and then working towards achieving nuclear capability, because ultimately it is the mad mutual assured destruction that is a guarantee for your deterrence, which cannot be breached. So what have we done with Saudi Arabia is to create that ultimate deterrence, and that is the only way, that is the only structure which can prevent aggressive enemies like Israel and perhaps India to continue with their aggression, continue with their hegemonic policies in South Asia and Southwest Asia. Thank you. Thank you so much, Ambassador, for your emotional expression. Actually, I was doing this program in Urdu. I have to take a break. मेरे साथ रहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, मेजर जनरल समरेश सालिक साहब ब्रेक से वापस आएंगे। राजा फैसल साहब से पूछेंगे कि इंडिया में, नई दिल्ली में और तल अवीव में इस माहिदे को कैसे देखा जा रहा है, वहाँ का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा फैसल साहब, नई दिल्ली, तल अवीव, मीडिया आप देख रहे हैं, आप वहाँ पर मीडिया पे अपेयर भी होते हैं। ये रियाज और इस्लामाबाद, देखिए ये कैसे देखा जा रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा उनके कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स जेन्युइन भी हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी बात करते थे तो इस तनाजुर में बात करते थे कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक मसल नहीं है, जिसकी वजह से कि वो एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर नहीं कर सकता इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया का जो मिलिट्री मसल है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान को कुचल के रख देगा। लेकिन उनकी फायर पावर इसी वजह से शायद ज़्यादा बताते हैं जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक मसल भी है उनका, और फिर साथ में ऑफ कोर्स मिलिट्री जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं वो भी, इट्स अ ह्यूज मसल। लेकिन ये है कि मई 2025 वॉर में हमने एक चीज़ तो साबित कर दी कि इट हार्डली टेक्स 24 आवर्स कि उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। अब जो कि पाकिस्तान की डेफिशिएंसीज थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेफिशिएंसीज, वो जो हैं वो इस मुआहदे से कवर हो जाती हैं, इस अग्रीमेंट से कवर हो जाती हैं। और अगर बात की जाए एक भारत की, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में सफ़े मातम बिछी हुई है, वो अभी तक एक ऐसी ही स्टेटमेंट से सिर्फ सामने आ सकें जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि वी आर क्लोजली वॉचिंग एंड अपने जो सारे के सारे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको हम असेस करके तो बाद में इसके ऊपर हम लोग कोई स्टेटमेंट मजीद देंगे। ये अभी तक रणधीर जसवाल ने स्टेटमेंट दिया है, हाँ, जो उनके एमईए के स्पोक्स पर्सन है कि हम इससे आगाह थे, पेशरफ से आगाह थे। वर दे एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट? मतलब नहीं, देखिए निर्वाणे के वक्त से, बिपिन रावत के वक्त से दे वर ट्राइंग के वो सऊदी अरब के साथ मिलिट्री एक्सचेंजेस, एग्जैक्टली, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज, उस डोमेन में जा रहे थे। दे मस्ट हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज। देखिए आपको याद होगा ईसा के एक 6 दिन का विजिट इनकी तरफ से प्लान किया गया था जनरल नरवाने की जानिब से। 3 दिन 2.5 दिन उन्होंने रहना था यूएई में, फिर 2.5 दिन उन्होंने रहना था सऊदी अरेबिया में, और बीच का 1 दिन जो था वो वहां से मिसिंग था। उस वक्त जो वो 1 दिन था वो बेसिकली ये तल अवीव गए हुए थे, और जब तल अवीव से होके गए थे तो सऊदी अरब जब गए थे तो इन्होंने वहां पे ब्राह्मोस भी पिच करने की कोशिश की, फिर साथ में नेवल एक्सरसाइजेज, और फिर साथ में इवन के उन्होंने एयरफोर्स एक्सरसाइजेज भी उनको पिच करने की कोशिश की। लेकिन आगे से जवाब जो है उन्होंने कहा था कि विल थिंक अबाउट इट।
मतलब ब्राह्मोस बेचने की उनको कोशिश की गई थी। अब सूरत हाल ये है कि अब भारत को भी इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि बेसिक जो डायमेंशन है वो इंटायरली डिफरेंट हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मई 2025 वॉर में एक वो जो सबसे पहले कहा जाता था कि वो चाइना के जो वेपन्स हैं क्या वो रिलायबल भी हैं या नहीं, क्या चाइना की टेक्नोलॉजी रिलायबल भी है या नहीं, वो अब सबको पता चल गया। इससे पहले तक जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे दे हैवीली रिलाइड ऑन द वेस्टर्न इक्विपमेंट, अमेरिकन मेनली। उसकी वजह यह है कि और इसीलिए हमें ये नजर आता है कि अमेरिका गन पॉइंट पे इनसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो एक ही गो में जाके ट्रंप जैसे, प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे जो लोग हैं वो घेर घूर के ले जाते हैं और ये इनसे ये कहते हैं और साथ में शर्मिंदा भी करते हैं। आपको याद होगा MBS बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके पिछले दौर में और वो पिक्चर्स दिखा दिखा के और ये कह रहे थे कि ये हम आपको दे रहे हैं या आपको दे रहे हैं और वो आगे से शर्मिंदा हो रहे थे उस वक्त। अब मेरे ख्याल में उनको इस चीज का पता चल गया, $300 की डील थी वो। उसकी वजह यह है कि उस वक्त वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी थी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वॉर टेक्नोलॉजी, उसका कोई मद्दे मुकाबिल उनके सामने नहीं था। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि चाइनीज टेक्नोलॉजी उसको अब तो अमेरिकन भी नॉन सीरीज, अब आप एक पूरी नई डायमेंशन खोल रहे हैं, डायमेंशन सारी चेंज हो गई है और उसमें पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री, बीइंग अ मिलिट्री फोर्स जिसने के उसका प्रदर्शन किया है और उसका प्रदर्शन जो है वो भारत के सामने इतना सुपर्ब हुआ है कि पूरी की पूरी दुनिया में उसकी एक डिटरेंस क्रिएट होगी। यहां अम्ब्रेला की बात मैं करूं, अम्ब्रेला के बारे में ईसा जो बयान डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से आया, खालिद बिन सलमान की जानिब से, वो ये है कि वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर, कोई भी अग्रेसर होगा। और याद रखिए पाकिस्तान जो है उसने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने तो कहा हुआ है कि हमने क्या अचार डालना है इसका, अगर हमें जरूरत होगी तो हम शबरात के लिए ठा करके यूज करेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। तो उसमें पाकिस्तान, और देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट भी है जिसके तनाजुर में के ये बनता भी है। आज एग्रीमेंट हुआ है लेकिन मेरी नजर में पहले दिन से ये एग्रीमेंट अनरिटन मौजूद था। अगर बात की जाती है पाकिस्तान वो मुकद्दस मुकामात के हवाले से था, अब तो इजराइल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि पूरे सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बिल्कुल ऐसी है। और ईसा हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब पाकिस्तान ने अटेन की थी न्यूक्लियर पावर और उस वक्त जब पाकिस्तान ने टेस्ट करने थे तो बहुत ज्यादा प्रेशर था सऊदीज के ऊपर। बार बार वॉशिंगटन से कॉलें आ रही थी, ओवल ऑफिस से कॉलें आ रही थी कि आप इनको रोकें, इनके ऊपर इनको सैंक्शंस की धमकी दें, हमने भी दी हुई है, सारे मुल्क इन पे सैंक्शंस करेंगे। लेकिन उस वक्त क्या जवाब आया था? उस वक्त खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से जवाब ये आया था कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमारे ब्रादराना ताल्लुकात है, वो हमारे भाई हैं, सही वो जहां पे भी होंगे हम उनके साथ खड़े हैं। साहब मैं आता हूं आपके पास वापस। जाहिर है कि अब आप जो बात कर रहे हैं अभी तो जाहिर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब ने कंप्लीटली शिफ्ट कर लिया है। अरामको पर अभी भी थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद है और शायद रहेंगे। शायद पाकिस्तान से जो अटैक इक्विपमेंट है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअल शिफ्ट ज़रूर जो है वो, बल्कि अब तो ज़ाहिर इसको कहेंगे एकदम से एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव तो आ गया है। बिल्कुल। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या इतलात हैं? कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि सऊदी अरब की तर्ज पे कतर, UAE और शायद जो GCC के बहुत से ममालिक हैं उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा इसी तर्ज पे एग्रीमेंट होने जा रहा है। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये बातचीत का आगाज तो बहुत पहले हुआ था। कतर के साथ भी हमारी इस बारे में बातचीत हुई और जो ख़ास तौर पे अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान के हवाले से भी हमारे बड़े डिफेंस के जो हैं वो क्लोज रिलेशनशिप है उनके साथ। मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ हमारे इस किस्म के तल्लुकात हमेशा से मौजूद रहे हैं, जिसका राजा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ भी हम हमेशा इस एग्रीमेंट से पहले भी हम खड़े रहे हैं और जब भी सऊदी अरब को हमारी ज़रूरत पड़ी है हम ज़रूर सऊदी अरब के लिए वहाँ पे मौजूद रहे हैं। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने भी किया कि न्यूक्लियर जो है वेपन्स के हवाले से, देखें पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि न्यूक्लियर वेपन जो हमारा ये डेटरेंस है, हमने कभी किसी के खिलाफ जो है इसको इस्तेमाल करने का ऐलान कभी नहीं किया। हमने कहा अगर हमारी सलामती पे कोई हर्फ आएगा, हमारे ऊपर कोई हमलावर होगा तो हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं और हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। इसी तरीके से इस एग्रीमेंट के अंदर, इस मुआहदे में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि हमारे ऊपर अगर जारियत की जाती है सऊदी अरब के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके हवाले से हम पार्टनर होंगे, हमारी स्ट्रेटजी एक होगी। ना पाकिस्तान कभी जारियत की बात करता है, ना सऊदी अरब कभी बात करता है। दोनों ममालिक इस बात पे यकसू हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पूरे मिडिल ईस्ट का पूरी इसकी जो है वो
स्ट्रैटेजी बदल रही है, पॉलिसी बदल रही है। और ख़ास तौर पे इसमें अगर आप देखें, ये इसराइल का वो जो जारहाना किरदार है और उसको जो सपोर्ट मिली ख़ास तौर पे वेस्टर्न दुनिया से, उसके बाद से ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये महसूस किया जा रहा था कि ग्रेटर इसराइल के नतीजे में जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, फिर कतर पर हमला कर दिया, और कोई उनके सामने खड़ा होकर बात करने को तैयार नहीं है, तो इस बात की ज़रूरत उसी वक्त से महसूस की जा रही थी। ईरान ने पाकिस्तान को जिस तरीके से सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान किया, उससे काफ़ी मामलात आगे बढ़ चुके थे। अब आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आएगा कई ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे इन इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो लोगों के ख्वाब थे या कुछ सोचा जा रहा था, आपको याद होगा कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के जब तल्लुकात थे उस वक्त भी ये कहा जाता था कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के जो तल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जो है वो मामलात बिगाड़ने की इंडिया कोशिशें कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुआहदे के बाद ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि इसराइल के लिए जो सफ़े मातम का आपने जिक्र किया वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट आप देखिए, एक बेबसी की तस्वीर नज़र आता है, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, जिस तरीके से उनको ये महसूस हो रहा है कि इन दोनों ममालिक का एग्रीमेंट किस हद तक जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक पावरफुल होगा और पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए एक नई जो है वो पॉलिसी की बुनियाद रख रहा है। सही। और ये भी ज़रा साथ में तबसरा कर दें, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ कि ईरान, ज़ाहिर है कि हम जब बात कर रहे हैं इस डिफेंस एग्रीमेंट की तो एडवर्सरीज नोन है। पाकिस्तान के साथ इंडिया की एक ओपन दुश्मनी है। इंडिया पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करता, वो पाकिस्तान के बनने को ऐतिहासिक गलती, एक हिस्टोरिक मिस्टेक करार देते हैं, जिस पे मोहन भगवत और फिर राजनाथ सिंह के हम बयानात सुनते हैं कि इस को अंडू करने का शायद वक्त आ गया है। फिर अफ़गानिस्तान है जिसको एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के तो राइट और लेफ़्ट, यानी कि जो पाकिस्तान के मशरिक़ और मगरिब में दो पड़ोसी हैं वो ट्रबल मेकर्स हैं। जब सऊदी अरब की बात करते हैं तो उसका ज़ाहिर है कि जो नॉन डिक्लेयर्ड एडवर्सरीज तो नहीं है, लेकिन यमन से हमले होते हैं, ईरान के साथ प्रॉक्सी जंग के इल्ज़ामात लगते हैं, और फिर अब एक ग्रेटर इजराइल के तनाजुर में इजराइल दुश्मन है। ये सारा कुछ सोच समझ के किया गया, और आपके ख्याल में पाकिस्तान ये बैलेंस, अगर ईरान का कोई कंसर्न हुआ, उसको एड्रेस कर पाएगा? मेरे ख्याल में जिस तरीके से अगर सऊदी अरब और ईरान के जो रिलेशनशिप है उसको आप पिछले अगर 1.5-2 साल में मॉनिटर करें तो आपको नज़र आता है कि बहुत सी दूरियां ख़त्म हुई हैं। और ये मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद है वहाँ के, उनको भी काफ़ी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारे मामलात में चीज़ें सेटल डाउन की हैं। कतर में उसमें कतर ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने भी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अगर हम माजी के ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात को सामने रखें तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। आज शायद वो टेंशन में बहुत कमी है। आज जिस तरीके से दूरियां थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अब भी अदा कर रहा है। और ये सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात बहुत बेहतर नजर आएंगे आपको, और इसकी एक बुनियादी वजह सेल की जो हठधर्मी थी, एक वो भी बड़ी मुआवन साबित हुई है इन ममालिक के आपस की जो खारजा पॉलिसी को असर नो तरतीब देने के लिए। सही। नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ रहे, मैं आपके पास वापस आता हूँ। समरीज़ सालिक साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी एज एन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन मिडल ईस्ट, उसको कितना बड़ा, उस साख को कितना बड़ा धचका लगा है ये जो कतर पर इसराइल का हमला? बैक वक्त जाहिर है कि इसराइल को इक्विप करने वाला, इसराइल की पुष्टपनाही करने वाला, इसराइल को बैक करने वाला मुल्क अमेरिका है, और इन ममालिक जिनके ऊपर इसराइल अपने हमले कर रहा है, इनको डिफेंस इक्विपमेंट या दिफा फराहम करने वाला भी अमेरिका है। शायद इस एपिसोड से जो मिडल ईस्ट है और गल्फ़ है उसने रियलाइज़ कर लिया कि वही जो हमारे ऊपर हमलावर को मदद फराहम करता है वो हमारा दिफा नहीं कर सकता, तो हमें अल्टरनेट पर जाना है। देखिए, 2-3 डोमेन्स हैं। डेफिनेटली अमेरिका के साथ इनकी रिलायंस थी अरब वर्ल्ड की अपनी सिक्योरिटी की खातिर, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ये चीज़ छुपी रह नहीं सकती अमेरिका से कि अमेरिका कहे कि जी मुझे पता नहीं चला या मुझे लेट पता चला, बिकॉज ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स जहाज़ों ने फ्लाई किया। और एक और जो अमर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इक्विपमेंट, वेस्टर्न इक्विपमेंट जो कतर के पास था उसको डिसफंक्शनल कर दिया गया। वो ऑपरेट ही नहीं कर सका, वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सका, चीज़ों को लोकेट नहीं कर सका, मॉनिटर नहीं कर सका, जो उनका बेसिक फंक्शन था।
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सबसे बड़ा जो लॉस अमेरिका का इस पूरे इन्वायरमेंट में है वो ये है कि उन्होंने दे हैव लॉस्ट अ फेस और दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। कोई भी उन पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। सेकंड जो डायमेंशन इसके ये है कि पहले हम ये फील करते थे कि अमेरिका जो है वो इजराइल को डिक्टेट करता है, लेकिन मेरे ख्याल में अब सिचुएशन वो आ गई है कि इजराइल अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है, और इजराइल जितना बुरे तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट को डैमेज कर रहा है, अब इस अगर इस सारे एपिसोड के कॉन्सिक्वेंस में अमेरिका का क्लाउड मिडिल ईस्ट में बहुत बुरी हद तक कम हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है अमेरिका का। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर एक यूएस पास्टर जो बातचीत कर रहा है, उसकी वीडियो आई हुई है कि ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है यूएस की कि वो इजराइल को प्रोटेक्ट करे। तो ये एक बिल्कुल नई डायमेंशन इमर्ज हो रही है, और जिसमें मैं समझता हूँ कि इजराइल जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अमेरिकन जो डिक्लाइन है जो काफ़ी अरसे से शुरू है, और उसको स्पीड अप करने में मेरी असेसमेंट पे इजराइल का बहुत बड़ा रोल होगा। सही। आप मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरे साथ ही रहिए। समरेश सालिक साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा फैसल साहब, कॉन्फ्लिक्ट्स का बिजनेस, जंगों का कारोबार एक बड़ा ही मशहूर कारोबार है और बड़ा इसमें पैसा है। अब हमें ज़रा ये समझाएं कि अमेरिका विल कीप सिटिंग लाइक अ डक, या फिर आपको ख़तरा हो सकता है कि वो अरब डॉलर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करता है मिडिल ईस्ट में, इसराइल को असलहा बेचता है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बेचता है, और फिर मिडिल ईस्ट में गल्फ़ में मुख्तलिफ ममालिक को डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है, नेवल फ्रिगेट्स, डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो बेचता है, और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान यहाँ पर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आता है, और जाहिर है कि फिर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री बूम करती हुई नज़र आएगी, पाकिस्तान में मिसाइल्स जो हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ फुल बूम के ऊपर चलती हुई नज़र आएंगी, और ये बिज़नेस अगर शिफ्ट करेगा, अमेरिका बिल्कुल आराम से ये होने देगा। देखिए, अमेरिका को फिर ऐसी ही खामोशी रखनी चाहिए जैसा कि उसने अपना मुंह परे कर लिया जब इसराइल कतर में हमला कर रहा था। उस वक्त वो कहता है कि शायद मुझे तो पता ही नहीं चला कि इन्होंने हमला किया। सब कुछ पता होता है, खुद जान के मुंह परे कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में, मैंने इस पे पहले भी बारहा कहा है कि उनकी प्रेजेंस सिर्फ एक वजह से है, दे वांट टू इंश्योर द इजरायली इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट, एंड दैट्स इट। इसके ऊपर उनका और कोई वहां पे काम नहीं है, और वो इन ममालिक में, गल्फ कंट्रीज में उनकी मौजूदगी भी सिर्फ इसी वजह से है कि कीप अ चेक ऑन दीज पीपल, कि ये किसी तरीके से अपने आप को इक्विप ना कर लें। जहां तक बात है पाकिस्तान की, इस अग्रीमेंट के तनाजुर में मेरी जो सोर्सेज से बात हुई है, आज भी मैं कहीं बैठा हुआ था तो आई एक्चुअली टॉक्ड, उसमें मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है रिलेटेड टू जॉबलेसनेस, दे आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड। 2030 विजन 2030 MBS मोहम्मद बिन सलमान का जो है, उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल। और दूसरी बात ये है, ये इकोनॉमिक साइड होगी, फिर साथ में मिलिट्री इकोनॉमी के तनाजुर में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक पाकिस्तान को फेस होता है, जो डेफिशिएंसी है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट्स की है, वो अब आ जाएगी। वो R&D रिलेटेड टू मिलिट्री इक्विपमेंट, उसमें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, इस सारे में पाकिस्तान में अब वो पैसा आएगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी और हर एक जगह पे। बाकी साथ में ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इन्हांस होगी, इंक्रीज होगी, और पाकिस्तान की एयर फोर्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड मोर। और जहां तक बात है कि आइदर पाकिस्तान इज गोइंग टू सेंड सम इक्विपमेंट देयर और नॉट, मुझे जो सुनने को मिला है उसमें यह है कि पाकिस्तान की जो फ्रेश खेप है एयर डिफेंस की, वो मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी की जो एयर डिफेंस के यूनिट्स हैं वो वहाँ पे जाके तो वो डिप्लॉय होंगे, और पाकिस्तान के मिसाइल्स भी वहाँ पे जाके लगने लगे हैं, एंड नॉट फॉर द ऑफेंसिव पर्पसेस बट द डिफेंसिव पर्पसेस। ईसा,
इस सारी एक्सरसाइज का और इस सारे एग्रीमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इजराइल को एक डिटरेंस देना कि यू आर देयर एंड यू आर गेटिंग अ ग्रीन सिग्नल टू अटैक एवरीवेयर, बट हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप यू. There is a full stop somewhere and this full stop is going to be like this, इस agreement के जरिए. और जहां तक बात है न्यूक्लियर अम्ब्रेला की, that is there. पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल करेगा, और सबको पता है कि पाकिस्तान कर भी सकता है, और यही तो एक डिटरेंस है. और इसी डिटरेंस को जब वो इसराइल फेस करेगा तो दिस इज द अल्टीमेट फुल स्टॉप which was need of the hour. बाकी रह गई बात कि क्या नेटो की तरह का कोई, नेटो की तर्ज का कोई होने जा रहा है इस रीजन में, तो आई बिलीव ये जो कुछ हो चुका है इसी में फर्दर इंक्लूजन्स हो सकती हैं, इसी में फर्दर इंक्लूजन्स होंगी. सऊदीज दे वर एक्सपेक्टिंग कि जो 5 दिन पहले जो दोहा में समिट हुई है उसमें कोई इस तरह की आउटकम आएगी, लेकिन वो वहां से जब नहीं आई तो देन दे अर्जेंटली वेंट फॉर दिस. सही. समरेश सालिक साहब, ये बताइएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट ट्रिगर्ड ऑल दिस, यानी ग्रेटर इजराइल के प्लान्स हैं, इसके ऊपर दहाइयों से बात हो रही थी, उसकी तस्वीर मौजूद है, नक्शे मौजूद हैं, उसके ऊपर आंखें बंद रखी हुई थी. आखिर ऐसा क्या हुआ, या कौन सा ऐसा इमिनेंट थ्रेट फील कर रहा है सऊदी अरब या गल्फ ममालिक कि जिससे फिर अब ये वकूअ पजीर हो गया जो मुआहदा होना था? देखिए, अगर हम इसकी प्रेसिपिटेशन देखें इस सारे सिचुएशन की, तो मेरे नज़दीक 2 मेजर फैक्टर्स हैं. एक है जो गजा में कंटिन्यूड एट्रॉसिटीज़ हैं जो कि इजराइल कर रहा है, और जिस तरीके से उनको ब्लाइंडली सपोर्ट किया जा रहा है यूएस की तरफ से, एक टोटल मैं समझता हूँ कि बेहिसी और डिसरिगार्ड टू कंसर्न ऑफ एनीबडी एल्स. तो एक तो इसने एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया कि यूएस जो कि चैंपियन बनता है डेमोक्रेसी का, फेयर प्ले का, जस्टिस का, ह्यूमन राइट्स का, उसने आंखें बंद कर ली जब फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम होना शुरू हुए. दूसरा उससे हुआ दोहा पे, और अरसे से सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं. उसने वहाँ पे अफगानिस्तान इशू के ऊपर भी सालसी का किरदार अदा किया. इस सिचुएशन में भी वो वही कर रहा था. तो जो मीडिएटर हो, जो आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर स्ट्राइक करना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक पागलपन है. और ये जब सिचुएशन हुई और उसमें जिस तरह का रोल अमेरिका ने प्ले किया, उससे फर्दर जो अमेरिका का ट्रस्ट था वो एरोड हुआ. तो ये तो है प्रेसिपिटेशन इस सारी सिचुएशन की. दूसरा जो आपने जिसका जिक्र किया ग्रेटर इजराइल, बिकॉज जिस इम्प्यूनिटी के साथ इजराइल ऑपरेट कर रहा है, वो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उसको खुली छुट्टी है वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से कि वो जो मर्जी करे, चाहे वो यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट करे, वो जो चाहता है वो कर सकता है. तो इस तरह की सिचुएशन में जो अरब वर्ल्ड है वो इस पोजीशन में अभी नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर रिलाई कर सकें. तो पास जो एग्रीमेंट्स पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के थे और इसमें जो अभी है उसमें बेसिक फ़र्क यही है. और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ है, इसको ये भी आप देखें कि इनडायरेक्टली चाइना के साथ भी हुआ है, बिकॉज यूएस अपना क्लाउड यहाँ पे लूज करेगा और चाइना का क्लाउड बढ़ेगा. सही. बाकी सब में ये जो चाइनीज एंगल है, तो दिस रिक्वायर्स अ होल न्यू ब्रांड न्यू शो कि जिसके ऊपर हम इसके ऊपर तफसील से बात करें. नसरुल्लाह मलिक साहब, माजी में भी गेम चेंजर मंसूबा, सी पैक, इसके समरात, और फिर कहीं जाकर गेम जो है वो हमारे अपने हाथ से निकल जाती है. आज एक ऐसा मुआहदा कि जिसको पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है, इसके ऊपर बात भी हो रही है, खदशात भी मौजूद हैं. सवाल ये है कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अगर वापस नहीं आएगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस माह जो कुछ नंबर सामने आए हैं, 80.5 ट्रिलियन का कर्जा, 25 अरब से ज़ायद का डेली कर्जा हुकूमत ले रही है, तो बाल्टी में सुराख तो बहुत ज़्यादा है. हम एक को बंद करें तो दूसरे से पानी निकलने लग जाता है. आज ख़त भी लिखा है इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस के नाम. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ होगा जब आप माइनिंग के सेक्टर में अमेरिका को ले आए हैं, उनके साथ मुआहदा तकरीबन $500 बिलियन का तो हो गया है. अब सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ वैसे ही बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर तो ये एफर्ट ज़ाया नहीं हो जाएंगे. देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन अगर हम उस पर रुके रहें कि ये मामलात हल होंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे, शायद ऐसा होता हुआ दिखाई देता नहीं है. और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो इस वक्त अपने आप को विक्टिम समझती है। इमरान खान साहब जेल में हैं, साबिक वजीर आज़म हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए इस मुआहदे के बाद ही उनके बहुत से लोग जो हैं इस मुआहदे के खिलाफ तनकीद करने मैदान में उतर आए हैं। यानी आप देखें कि इस मुआहदे के ऊपर भी कम से कम जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने सारे मामलात सियासी अंदाज से हल करने चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ सियासी मामलात से आगे बढ़ना शुरू कर देगी तो मामलात काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ के भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ख़ास गिरोह है जो ये तसादम की राह अख्तियार की हुआ है। तसादम के नतीजे में या पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब ये चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए चैलेंज अपनी जगह पर मौजूद है। मुआशी चैलेंज है, उसको इस वक्त अपने मुल्क के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हैं, बलूचिस्तान के मसाइल हैं। लेकिन इसके साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अपोजिशन की जमात है, बड़ी जमात है अपोजिशन की, उसको भी ये देखना चाहिए कि अगर वो सियासी फैसले करे तो एक लेकिन आप मेरी नजर से नहीं गुजरा कि उन्होंने इस मुआहदे को अपोज किया हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनके बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो उनकी पॉलिसी को आगे फॉलो कर रहे होते हैं, आप देखें बास व्लॉग कर रहे हैं, बास लोग इस पे जो है वो अपने अपने जो है वो बयानात दे रहे हैं। उसको कंट्रोवर्शियल किया है, जिसपे फवाद चौधरी जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी इस पे बड़ी शदीद जो है अपनी रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया है कि हमारे कुछ लोगों को इस किस्म के बयानात खास तौर पे इस मौके पे नहीं देने चाहिए। जिनके पास डिफेंस एग्रीमेंट की तफसीलात नहीं होंगी, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो तो जाहिर है कि 600 किस्म के सवाल कर सकते हैं। वो कहेंगे ये हाइड गन वाली बात हो रही है, या पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा, वो तो हमारे पास फ़ौज नहीं भेजेंगे। उनको शायद ये नहीं बयान करने की हुकूमत को ज़रूरत है कि ये एग्रीमेंट, इसमें लफ्ज़ म्यूचुअल मौजूद है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है हमारा। हम जिस तरीके से उनका दिफा कर सकते हैं उस तरीके से वो अपना दिफा नहीं कर सकते, और वो हमारा जिस तरीके से दिफा कर सकते हैं हम उस ज़मीन में अपना दिफा नहीं कर सकते। लिहाजा ये विन विन सिचुएशन है। ये एक्सप्लेन तो हुकूमत ने करना है। देखिए बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ जब भी अगर देखें फर्ज करें किसी भी सियासी हुकूमत के दौरान इस किस्म के मुआहदे होते हैं, उसकी तफसीलात आने तक अगर उसके बारे में किसी को एतराज़ात भी होते हैं तो वो किसी तनकीद की जद में नहीं बैठ जाते। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये मसाइल पैदा हो चुके हैं, हमारे यहाँ सियासत जो है वो कोई भी सियासी जमात हो इमोशंस की सियासत करती है, वो परफॉर्मेंस की सियासत नहीं करती। और यही पॉपुलिज्म हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है कि अगर आप जो है हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करें तो हुकूमत को इससे जो है वो तनकीद हुकूमत के ऊपर जायज़ हो सकती है, लेकिन आप अगर उनके ऊपर सिर्फ इमोशंस की बुनियाद पर तनकीद करेंगे तो ये हुकूमतों को सपोर्ट करने वाला मामला होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप समझदारी के साथ तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को जहाँ बड़ा दिल करना चाहिए वहाँ तहरीक इंसाफ को भी अपने सारे फैसले सियासी अंदाज में करने चाहिए ताकि सियासी बहरान टल जाए, इसको इसमें से निकल आए। क्योंकि और साथ में शायद इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे, इतने इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट में हुकूमत को भी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको भी जरा एक ब्रीफ दे दिया जाए पार्लियामेंट को। बात आपकी दुरुस्त है, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में भी लेना चाहिए और मेरे ख्याल में बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को बुलाए, इस एग्रीमेंट के हवाले से, इस मुआहदे के हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जाए और उनको एतमाद में लेके पूरी कौम को भी बताया जाए कि इससे पाकिस्तान को, सऊदी अरब के दोनों माबैन ममालिक को फ़ायदा क्या होगा और हम इस अंदाज से पाकिस्तान की इस कामयाबी जिसको हम तस्वर कर रहे हैं इसके नताइज क्या निकलेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, राजा फैसल साहब बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक साहब और एम्बेसडर GR बलोच साहब जिन्होंने हमें फर्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन किया। अब तक के लिए तो नहीं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।